प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम से ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान द्विपक्षीय वार्ता की। बैठक में विदेश मंत्री एस जयशंकर, विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री और अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। पीएम मोदी ने कहा कि ग्लोबल साउथ अक्सर डबल स्टैंडर्ड्स का शिकार रहा है, चाहे वो विकास, संसाधनों का वितरण या सुरक्षा से जुड़ी बातें हों। उन्होंने वैश्विक संस्थाओं में वास्तविक प्रतिनिधित्व की मांग की और कहा कि 20वीं सदी में बनी संस्थाएं आज की 21वीं सदी की चुनौतियों से निपटने में असमर्थ हैं। पीएम मोदी ने कहा कि 2/3 मानवता को वैश्विक निर्णय प्रक्रिया में जगह नहीं मिली है, जिससे इन संस्थाओं की प्रभावशीलता और विश्वसनीयता पर सवाल उठते हैं। ग्लोबल साउथ को सिम कार्ड जैसा बना दिया गया है, जिसमें नेटवर्क ही नहीं है। ऐसी संस्थाएं 21वीं सदी की जटिल चुनौतियों का हल नहीं निकाल सकती। सम्मेलन में भारत के साथ ब्राजील, रूस, चीन, दक्षिण अफ्रीका, मिस्र, यूएई, ईरान, इंडोनेशिया और इथियोपिया जैसे देश शामिल हुए। यह मुलाकात और भाषण ब्रिक्स मंच पर भारत की बढ़ती नेतृत्व भूमिका और विकासशील देशों के हितों के प्रति उसकी प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं। एक नई स्टडी में पाया गया है, जो लोग बचपन में कैंसर से ठीक हो चुके हैं, उन्हें वयस्क होने पर कोविड-19 का गंभीर संक्रमण होने का अधिक खतरा रहता है। यह अध्ययन स्वीडन और डेनमार्क के 13,000 से अधिक ऐसे लोगों पर किया गया जो 20 साल की उम्र से पहले कैंसर का इलाज करा चुके थे और महामारी की शुरुआत के समय 20 वर्ष या उससे अधिक उम्र के थे। भविष्य की महामारियों या स्वास्थ्य संकटों में बचपन के कैंसर से ठीक हो चुके लोगों को रिस्क ग्रुप में माना जाए, ताकि उन्हें प्राथमिकता से वैक्सीन या विशेष सुरक्षा दी जा सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को मानव मूल्यों और क्षमताओं को बढ़ाने का एक माध्यम मानता है। उन्होंने रिस्पॉन्सिबल एआई के लिए वैश्विक सहयोग की आवश्यकता पर बल दिया। पीएम मोदी ने ब्रिक्स देशों को भारत में अगले वर्ष आयोजित होने वाले एआई इम्पैक्ट समिट में भाग लेने का निमंत्रण दिया। उन्होंने कहा कि एआई में इनोवेशंस और जोखिम दोनों को समान प्राथमिकता दी जानी चाहिए। साथ ही डिजिटल कंटेंट की प्रामाणिकता और ट्रांसपेरेंसी सुनिश्चित करने के लिए वैश्विक मानक विकसित करने की जरूरत बताई। दिल्ली पुलिस ने क्राइम ब्रांच की चाइनीज माछा यानी नायलन बेस्ड पतंग की डोर के अवैध व्यापार पर कार्रवाई करते हुए 3 अलग अलग ऑपरेशंस में कुल 1226 रोल्स जब्त किए और 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। 3 जगह पर छापेमारी हुई। 26 जून को कमला मार्केट में आरोपी आरिफ खान को गिरफ्तार किया गया, जो कि 248 रोल्स के साथ पकड़ा गया। 27 जून को जीवन पार्क उत्तम नगर में राजू चौरसिया 51 साल की उम्र को 922 रोल्स के साथ गिरफ्तार किया गया। वह सोशल मीडिया के जरिए ऑनलाइन बिक्री कर रहा था। 5 जुलाई संगम विहार वजीराबाद को तीसरे दानिश को गिरफ्तार किया गया, उससे संबंधित जांच जारी है। इन मामलों में एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 और भारतीय दंड संहिता बीएनएस की धारा 223B के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। चाइनीज मांझा की वजह से हर साल कई लोग, पक्षी, जानवर घायल या मृत हो जाते हैं। इन त्योहारों से पहले पुलिस ने खतरनाक मांझा की बिक्री पर विशेष अभियान शुरू किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के मौके पर क्यूबा के राष्ट्रपति मिगुएल डियाज कानेल बर्मुदेज से मुलाकात की। इस दौरान क्यूबा के राष्ट्रपति ने भारत की डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर और यूपीआई में गहरी दिलचस्पी दिखाई। बैठक में दोनों देशों ने आर्थिक सहयोग, स्वास्थ्य, विकास और तकनीक, आपदा प्रबंधन, फिनटेक, क्षमता निर्माण जैसे क्षेत्रों में साझेदारी की समीक्षा की। एमईए के अनुसार क्यूबा ने भारत के डिजिटल क्षेत्र में विशेषज्ञता को सराहा और उससे सीखने की इच्छा जताई। आयुर्वेद और दवाइयों पर समझौते भी हुए। हरियाणा सरकार ने अरावली की पहाड़ियों में एशिया का सबसे बड़ा जंगल सफारी विकसित करने की योजना बनाई है। यह परियोजना लगभग 10,000 एकड़ क्षेत्र में फैली होगी और इसका उद्देश्य हरियाणा सरकार को हरित पर्यटन और वन्य जीव संरक्षण के क्षेत्र में अग्रणी बनाना है। परियोजना का नेतृत्व मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी कर रहे हैं। उन्होंने केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल और वन मंत्री राव नरबीर सिंह के साथ गुजरात के जामनगर स्थित वनतारा सफारी का दौरा किया। सफारी में विभिन्न प्रकार के जानवरों, पक्षियों और प्राकृतिक जैव विविधता को संरक्षित रखा जाएगा। सफारी में आधुनिक तकनीक और इको फ्रेंडली टूरिज्म के लिए विशेष प्रबंध होंगे। यह परियोजना स्थानीय युवाओं को पर्यटन, हॉस्पिटैलिटी और गाइडिंग जैसे क्षेत्रों में रोजगार के अवसर प्रदान करेगी। वन और पर्यावरण विभाग तथा पर्यटन विभाग मिलकर इसे तैयार करेंगे। डिज्नीलैंड जैसा थीम पार्क बनाने की भी योजना है। पिछले महीने अहमदाबाद में हुई एयर इंडिया विमान दुर्घटना ने कई लोगों को झकझोर कर रख दिया है, जिसमें अभिनेत्री राशि खन्ना भी शामिल है। इस हादसे में 242 में से 241 लोगों की जान गई थी। इसके बाद से राशि ने बताया कि उन्हें हर फ्लाइट चढ़ते समय घबराहट होती है। रविवार को राशि खन्ना ने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एयरपोर्ट से कुछ तस्वीरें साझा करते हुए एक भावुक नोट लिखा। उन्होंने बताया कि पहले जहां सफ़र एक केप जैसा लगता था, अब वह तनाव और डर से भरा लगता है। दुनिया में इतनी उथल पुथल है, हर फ्लाइट भारी लगती है।
सिर्फ आसमान के कारण नहीं बल्कि उन हेडलाइंस के कारण भी जिन्हें हम साथ लेकर चलते हैं। यात्रा पहले सुकून देती थी, ऐसा लगता था जैसे सांस रोक कर बैठी हूँ। क्या किसी और को भी ये ट्रैवल एंजाइटी हो रही है? बता दें, यह भयावह हादसा 12 जून को हुआ था, जब एयर इंडिया की लंदन जा रही बोइंग 787-8 ड्रीमलाइनर फ्लाइट अहमदाबाद एयरपोर्ट से उड़ान भरने के कुछ देर बाद ही बीजे मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल पर गिर गई थी। इस दुर्घटना में गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपानी समेत 241 लोगों की मौत हो गई थी। 17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका के नेताओं ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद UNSC में व्यापक और तत्काल सुधार की मांग की है, ताकि इसे अधिक लोकतांत्रिक, प्रातिनिधिक, प्रभावी और दक्ष बनाया जा सके। चीन और रूस ने, जो खुद UNSC के स्थायी सदस्य हैं, भारत और ब्राजील की संयुक्त राष्ट्र और UNSC में बड़ी भूमिका निभाने की आकांक्षाओं का समर्थन दोहराया। ब्रिक्स नेताओं ने विकासशील देशों, खासकर अफ्रीका, एशिया और लैटिन अमेरिका के देशों को अधिक प्रतिनिधित्व देने की बात कही। नेताओं ने एक तरफा टैरिफ और गैर टैरिफ उपायों पर गंभीर चिंता जताई, जो वैश्विक व्यापार को नुकसान पहुंचा रहे हैं और WTO नियमों के खिलाफ हैं। ब्रिक्स देशों ने संयुक्त राष्ट्र द्वारा अधिकृत न किए गए प्रतिबंधों को गैरकानूनी बताया और कहा कि ऐसे कदम मानवाधिकारों, विकास, स्वास्थ्य और खाद्य सुरक्षा पर विपरीत प्रभाव डालते हैं। नेताओं ने दुनिया भर में जारी संघर्षों, बढ़ते ध्रुवीकरण और वैश्विक सैन्य खर्च में वृद्धि पर चिंता जताई। उन्होंने विकासशील देशों में आर्थिक सहायता बढ़ाने और संघर्षों के राजनयिक समाधान की वकालत की। आइए दोस्तों, पेश है आपके लिए आंखों की गुस्ताखियां फिल्म की हिंदी में एक विस्तृत समीक्षा। आंखों की गुस्ताखियां का केंद्रीय प्लॉट रस्किन बॉन्ड की लघु कथा द आईज हैव इट पर आधारित है। फिल्म की कहानी दो दृष्टिहीन लोगों, एक संगीतकार विक्रांत मैसी और एक रंगकर्मी शनाया कपूर की मासूम मुलाकात से शुरू होती है, जो ट्रेन की यात्रा में बिछाई जाती है। धीरे धीरे उनके बीच उजागर होती भावनाएं आंखों की अनुपस्थिति में ही एक खूबसूरत इश्क की परिभाषा रचती है। विक्रांत मैसी फिल्म में संगीतकार की भूमिका में आत्मीयता और मृदु भावनाओं के साथ प्रभाव छोड़ते दिखते हैं। उनकी छवि से हटकर यह किरदार उनके लिए एक नया प्रयोग है। शनाया कपूर, जो बिग स्क्रीन पर अपने अभिनय की शुरुआत कर रही हैं, भावनात्मक दृश्यों से स्वाभाविक लगती हैं। हालांकि कुछ लोगों का मानना है कि शुरुआत में उनका अभिनय थोड़ा क्लीन था, लेकिन फिल्म के ट्रेलर से पता चलता है कि वो धीरे धीरे किरदार में बैठ रही हैं। रेड IT यूजर प्रतिक्रियाएं, फिल्म मिल गई आखिरकार, वॉच दिस, be surprisingly good, LOL. She is incredibly lucky to be working with Vikrant. रिव्यू में कुछ दर्शकों ने कहा कि उनकी बातचीत स्वाभाविक नहीं लगती, पर अन्य लोग कहते हैं कि यह नेपोटिज्म वाले आरोपों के बीच अदाकारा का आत्मविश्वास दिख रहा है। निर्देशक संतोष सिंह ने मूवी में सिनेमाई तालमेल बना रखा है। ट्रेन की क्लैटर, मानसूनी बारिश और हल्की रोशनी ने दृश्य को भावनात्मक बनावट दी है। छायांकन तनवीर मीर का है। ट्रेन यात्राओं, म्यूजिक, क्लोजअप और लाइटिंग से दृश्य अनुभव को और भी अधिक संवेदनशील बनाता है। विशाल मिश्रा का संगीत इस प्रेम कहानी का संवेदनशील आधार है। नजारा, आंखों की गुस्ताखियां ट्रैक ने पहले ही दिल जीत लिया है। जुबिन नौटियाल जैसी आवाजें गाने को ताजा बनाती हैं, ताकि कहानी में खामोशी का भरपूर प्रभाव रहे। जुलाई की मॉनसून रिलीज इसे रोमांटिक फिल्म के लिए उपयुक्त विकल्प बनाती है। बारिश और रेल यात्रा की भावना पुराने जमाने की मोहब्बत वाली फील बढ़ाती है। इस फिल्म के कुछ सकारात्मक पहलू हैं, जैसे दृष्टिहीन प्रेम, इमोशन और कल्पना की कहानी, स्पर्श आधारित संवाद, प्राकृतिक केमिस्ट्री, संगीत, विजुअल्स। कुछ दर्शकों ने कहानी की धीमी रफ्तार और कुछ हिस्सों में स्टूपिड मोड़ बताए। आखिरकार दोनों पात्रों के बीच यह दूरी क्यों आई, या कुछ कम लोगों को स्पष्ट लगा। आंखों की गुस्ताखियां एक धीमी लेकिन दिल से जुड़ी प्रेम कहानी है, जिसमें दृष्टिहीन पात्रों की दुनिया की खूबसूरती और संवेदनशीलता जी उठती है। साउंडस्केप और सौम्य परफॉर्मेंस इसे मानसून रोमांस में बैठने वाली सामग्री बनाते हैं। अगर आप धीमे, गहरे, भावनात्मक रोमांस की तलाश में हैं, जिसमें विस्मरण नहीं बल्कि एहसास जबरदस्त हो और दृश्य अधिक हो, वहाँ शब्द कम हो, तो यह फिर से आपके लिए बेहतर विकल्प हो सकती है। जो लोग पसंद करेंगे बूंदाबांदी, ट्रेन यात्रा, पुराने जमाने की मोहब्बत पसंद करने वाले, शांत रोमांस में रुचि रखने वाले, संगीत और दृश्य सौंदर्य से प्रभावित होने वाले, उनके लिए ये मूवी बहुत अच्छी है। अगर आपको क्लाइमेक्स स्पष्ट और प्रभावशाली चाहिए, पंजाबी फिल्में या हाई एंड लाइन ड्रामा पसंद हो, तो ये फिल्म आपके लिए नहीं है। इसकी रिलीज डेट 11 जुलाई 2025 को है। यह भारतीय थिएट्रिकल रिलीज है, सिनेमाघरों में होगी। भारत बनाम इंग्लैंड दूसरा टेस्ट मैच 2025 एजवेस्टन 2 से 6 जुलाई। भारत ने 336 रनों से जीता। सीरीज अब 1-1 से बराबर है। शुभमन गिल की ऐतिहासिक बल्लेबाजी हुई। पहली पारी में 269 रन और दूसरी पारी में 161 रन, कुल 430 रन शुभमन गिल ने बनाए। एक टेस्ट में कप्तान द्वारा बनाए गए सर्वाधिक रन में शामिल। गिल ने दोनों पारियों में इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी। आकाशदीप की घातक गेंदबाजी हुई। 10 विकेट, पहली पारी में 4, दूसरी में 6। पहली बार उन्हें मौका मिला और उन्होंने इतिहास रच दिया।
आखिरी दिन उन्होंने इंग्लैंड की पूरी पारी को उखाड़ फेंका। उनकी सटीक लाइन लेंथ और स्विंग ने इंग्लैंड को नतमस्तक कर दिया। इंग्लैंड की रणनीतिक चूक और बैटिंग फ्लॉप। पहली पारी में 407 और दूसरी पारी में 271 पर ढेर हो गए। लक्ष्य था 608 रन, लेकिन कोई भी बल्लेबाज टिक नहीं पाया। कप्तान बेन स्टोक्स दोनों पारियों में फेल। पहली पारी में 0 और दूसरी पारी में 33 रन। ब्रेंडन मैकुलम ने माना कि टॉस जीतकर गेंदबाजी करना गलती थी। भारत की रणनीति और गेंदबाजी विविधता। मोहम्मद सिराज ने भी शानदार योगदान दिया। 7 विकेट इस मैच में उन्होंने लिए। रविंद्र जडेजा और वाशिंगटन सुंदर ने बीच के ओवरों में रन रोके और विकेट चटकाए। भारत ने बुमराह के बिना भी तेज गेंदबाजी में दबदबा बनाया। कप्तान गिल की असाधारण बल्लेबाजी हुई। आकाशदीप और सिराज की शानदार गेंदबाजी हुई। फील्डिंग में भी मुस्तैदी नजर आई। टॉस का निर्णय गलत था। शुरुआती विकेट नहीं ले पाए अंग्रेज गेंदबाज। बल्लेबाजी में निरंतरता नहीं थी। बल्लेबाजी के लिए आदर्श मौसम और पिच में बल्लेबाजी के लिए आदर्श, लेकिन गेंदबाजों को स्विंग और उछाल भी मिला। भारत को मिली आत्मविश्वास से भरपूर जीत। अब लंदन में बढ़त बनाने का मौका। इंग्लैंड को वापसी के लिए अपने गेंदबाजी आक्रमण को मजबूत करना होगा। जोफ्रा आर्चर और गस एंटकिंसन को टीम में लाया गया है। भारत ने पहली पारी में 587 रन बनाए। इंग्लैंड ने 407 रन। भारत ने दूसरी पारी में 427 6 विकेट के नुकसान पर डिक्लेयर घोषित किया और इंग्लैंड ने 271 रन बनाए। भारत ने यह मैच 336 रनों से जीता। सुपरस्टार खिलाड़ी रहे शुभमन गिल 430 रनों के साथ। आकाशदीप 10 विकेट, मोहम्मद सिराज 7 विकेट। यह जीत न सिर्फ भारत की सीरीज में वापसी थी, बल्कि एजबेस्टन के मैदान पर भारत की पहली टेस्ट जीत भी बन गई। लीड्स टेस्ट में भारत को 5 विकेट से हार झेलनी पड़ी थी, जिसके बाद टीम की रणनीति पर सवाल उठने लगे थे, लेकिन एजबेस्टन में टीम ने जबरदस्त वापसी की। भारत ने पहली पारी में 587 रन बनाए और दूसरी पारी में 427 पर 6 डिक्लेयर किया था। इंग्लैंड को 608 रनों का विशाल लक्ष्य मिला, जिसका पीछा करते हुए वे सिर्फ 271 पर सिमटे। शुभमन गिल की कप्तानी में भी आत्मविश्वास और आक्रामकता दिखी, जो लीड्स की तुलना में बेहतर रही। जेमी स्मिथ और हैरी ब्रूक की 303 रनों की साझेदारी के बाद आकाशदीप और सिराज की तेज आंधी आई और इन दोनों ने इंग्लैंड की पारी ढहा दी। बेहतर फील्डिंग से वापसी हुई। लीड्स टेस्ट में भारतीय टीम ने 8 कैच छोड़े थे, लेकिन इस बार फील्डिंग में सुधार दिखा। जब भी विकेट की जरूरत पड़ी, गेंदबाजों का फील्डर्स ने पूरा साथ दिया। 1000+ रन भारत की बल्लेबाजी का जलवा रहा। भारत ने दोनों पारियों में कुल 1014 रन बनाए। इससे साफ है कि इंग्लैंड के गेंदबाज बुरी तरह संघर्ष करते दिखे। इंग्लिश गेंदबाज भारतीय पारी के डिक्लेरेशन का इंतजार करते रह गए। जडेजा और सुंदर का भी ऑलराउंडर योगदान रहा। रविंद्र जडेजा ने 89 और नाबाद 69 रन बनाए, साथ ही 1 विकेट लिया। वाशिंगटन सुंदर ने 42 रन बनाए और दूसरी पारी में बेन स्टोक्स का अहम विकेट लिया। स्टोक्स का एलबीडब्ल्यू आउट होना मैच का टर्निंग पॉइंट बना। अब सीरीज 1-1 से बराबर है। तीसरा टेस्ट 10 जुलाई से लंदन के लॉर्ड्स मैदान पर खेला जाएगा। टीम इंडिया आत्मविश्वास से लबरेज है। अगर मौजूदा फॉर्म बरकरार रहा तो इंग्लैंड के लिए मुश्किलें और बढ़ सकती हैं।